अब ये पढ़ाने की जरूरत है ही नहीं, इसमें तो जरा मास्टर करके बैठे हैं। मास्टर जैसे वो है ना, मैं तो मास्टर हूँ मास्टर। तो चीकू लेकिन ये पता, तुम लोग मास्टरी करके बैठो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो तो हाँ भाई, कैसे हो सब बढ़िया सबके जीवन में। भैया अगर कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम हो किसी के जीवन में तो उसका खुद निवारण करो, उसको खुद मतलब उससे कम्पीट करो। तो गजब बेइज्जती है। तो भाई साहब अपन किसको मिलने आए? फंगई को। अपन ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपन पढ़ रहे थे। कब? हाँ पढ़ रहे थे। तो उसमें अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था 2 किंगडम वाला, 3 किंगडम वाला, 5 किंगडम, मतलब बहुत सारे देखे थे। हाँ तो अब अपन पढ़ रहे हैं फंगई को। मैंने फंगई को क्यों लिया? क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और मज़ेदार है और इससे सवाल आएंगे तो डायरेक्ट आ जाएंगे। तो अपन इसको देखो कैसे चलेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर मेरे को पढ़ना रहता है, या एनिमल किंगडम में भी आपके बहुत काम में आएगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब भी पढ़ो ना तो उसकी पहले सेल डिटेल देखो। सेल डिटेल म्हणजे कि भाई साहब उसकी सेल मेम्ब्रेन किसकी है, सेल वॉल है अगर तो फिर वो किसकी बनी हुई है, फिर उसके न्यूक्लियस को देखो। अच्छा तो वैसे ही अपन फंगई में धीरे 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 करके चले जाएंगे। अच्छा इसको फंगई बोलते हैं या फंगई बोलते हैं? मैं तो देखो फंगी कहता हूँ, क्या मज़ा आता है ना फंगी कहने में भी। चलो तो अपन शुरू करते हैं और कोशिश करूँगा कि छोटे से छोटा, मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो ना जाए। भले ही अपन अगले वीडियो में मिल लेंगे लेकिन मैक्सिमम आपकी कवरिंग हो जाएगी और एक एक लाइन एनसीईआरटी की जहाँ से सवाल उठते हैं, मतलब स्टेटमेंट वाइज, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। चलो अपने वो कान में लगा लो, के बोले अंग्रेजी में, ईयरबड्स। हाँ आर यू कॉमेडी? हाँ आजकल का जमाना बड़ा चेंज हो रहा है। ठीक, जो भी लगाते हो लगा लो कान में। अपन शुरू करते हैं। चलो फंगई। तो भाई साहब फंगई जो है ना, इसमें मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है। मतलब कि अर्थ क्रेस्ट पे, अर्थ लैंड पे बहुत ज़्यादा इनका नंबर है। अच्छा सर बहुत ज़्यादा नंबर है मतलब बहुत ही ज़्यादा है, समझ रहे हो? अच्छा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फंगई को अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा ऊपर लेके चलूँ, वैसे आगे कम है, फिर थोड़ा सा अपन रिलेट करते हैं। चलो तुमने लाइकन का नाम सुना है? लाइकन सर हम तो लिचन बोलते हैं उसको। अरे सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई, इसको लिचन जो भी कह दो, लिचन या लाइकन। हाँ तो मेरे को एक बात बताओ चीकू कि फंगई जो है फोटोसिंथेसिस कर सकती है क्या? सर हमको नहीं मालूम कि करती है कि नहीं करती है। अच्छा तो थोड़ा सोचो, फिर अपन आगे तो वैसे देखेंगे इसको फंगई फोटोसिंथेसिस करती है या नहीं करती। चलो तो अब पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं फंगई का। ठीक, ये भाई साहब हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाएगा। अब अगर खुद नहीं बनाएगा तो इसको क्या चाहिए? सिम्बायोसिस। मतलब सिम्बायोसिस मतलब वही सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसी के साथ चाहिए। तो ये किसके साथ करती है? एल्गी के साथ। क्योंकि एल्गी के पास क्या होता है? क्लोरोफिल। वो क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस। और फंगई क्या करेगी? भाई साहब तुम्हें खाना पीना चाहिए, तुम्हें मिनरल चाहिए, वाटर चाहिए, वो सब प्रोवाइड कर देगी। किसको? एल्गी को। और फिर ये साथ में रहने लगते हैं एल्गी और फंजाई, और क्या बना देते हैं? लाइकन। वो मैं तुम्हें खैर दिखाऊंगा, उससे परेशान मत हो। चलो तो अपन शुरू करते हैं फंगई को। इंट्रोडक्शन यही था कि भाई हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। कभी कभी यही पूछ देते हैं स्टेटमेंट वाले उसमें कि फंगई, ऑल फंगई आर हेटेरोट्रॉफिक। हाँ भाई साहब ऑल फंगई आर हेटेरोट्रॉफिक। ठीक, एनसीईआरटी की लाइन। चलो हर जगह मिलती है। अच्छा एक जगह, एक मैं जब मोनेरा आपको पढ़ाऊंगा ना तो मैं बोलूँगा कि बैक्टीरिया जो है वो सर्वप्राणी है। सर्वप्राणी मतलब हर जगह मिलते हैं। अच्छा चाहे वो ठंडी हो या गर्मी हो, हर जगह मिलेंगे। लेकिन फंगई जो है ना, अब एनसीईआरटी में लिखा तो है फाउंड एवरीवेयर, लेकिन हर जगह नहीं मिलती फंगई। क्यों? अरे तुम लोग रेफ्रिजरेटर में हैं जी का सर, अरे फ्रिज, हाँ फ्रिज में जब तुम वो रखते हो कोई भी खाना तो उस पर फंगस लग जाती है क्या? नहीं लगती। तो इसलिए मतलब मिलती है हर जगह लेकिन हार्श कंडीशन पे नहीं मिलती। ठीक है। फिर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए एनसीईआरटी में कि भाई साहब रॉट ऑफ ऑरेंज एक फंगई है। अच्छा फोटो डाल देंगे, टेंशन मत लेना। ठीक, मशरूम एक फंगई है। पक्सीनिया को अपन लोग रस्ट फंगस बोलते हैं। अच्छा और टोड स्टूल ये पॉइजनस फंगी होती है। जैसे क्या होता है ना, लोग फंगस भी खाते हैं क्योंकि दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड प्रोटीन। अच्छा तो अब याद रखना कि जो भाई कोई खाता हो, किसी किसी की आदत होती है, मतलब वैसे अपने यहाँ तो नहीं है, कि टोड स्टूल ये पॉइजनस फंगी होती है। अगर मान लो किसी को टपकाना है और उसमें रिपोर्ट में भी कोई दिक्कत ना आए, जैसे होता है ना जब केस स्टडीज होती हैं, किसी को टपकाना है तो बस फूड पॉइजनिंग आ जाएगा कि भाई साहब इसने टोड स्टूल खा लिया था गलती से, पॉइजनस फंगी। अब तुम्हें ये याद रखना है, इसलिए मैं बार बार इस पर जोर कर रहा हूँ। टोड स्टूल ये कैसी होती है? पॉइजनस फंगी होती है। अगर खा ली तो अगले दिन वो टैं बोल जाएगा। ठीक, अब भाई साहब यहाँ से जो तुम्हें चीज़ याद रखनी है वो क्या है? ईस्ट। ये तुम्हें हर जगह मिलेगी। तुम क्लास 12 में पढ़ोगे जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, वहाँ पे भी तुम्हें मिलेगी। माइक्रोब्स में भी मिलेगी। क्यों? इसका ऐसा इतना उपयोग क्या है? अरे भाई साहब ये वो बनाने काम में आती है। वो क्या है? ये दारू। अच्छा ब्रीविंग और बेकिंग, ये भी ब्रीविंग और बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उपयोग की जाती है। अच्छा एल्कोहल बनाने के लिए और बेकिंग सोडा, मतलब ये ब्रेड बनाने के लिए बेकिंग में काम आती है। अब तुमसे वो अगर देखो सवाल और क्या पूछ सकता है, कौन सी ईस्ट जो है वो ब्रीविंग और बेकिंग में काम करती है? याद रख लेना कौन सी होती है? सैक्रोमाइसिस सर्विएसी। अच्छा ये तो सर हमने पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है? हमने सर माइक्रोब्स में पढ़ी थी सर, हमारे मास्टर ने पढ़ाई थी। तो याद रखना सैक्रोमाइसिस सर्विएसी ईस्ट जो है ना अपन इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? एल्कोहल और ब्रेड बनाने के लिए। ठीक,
अब एक चीज़ सुनो, अब एनसीईआरटी में पता है एक बहुत प्यारी लाइन लिखी है, उससे सवाल भी बनता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी कि ईस्ट में क्या होता है ना, जितनी मतलब जो ईस्ट है, हाँ ईस्ट है, ईस्ट, ये ईस्ट जो होती है ना नॉन फिलामेंटस होती है। अगर कोई लिख रहा है तो भाई साहब इस चीज़ को ध्यान से, वो क्या बोले, लड़कियों वाली स्टाइल में गोला बना लेना। अच्छा, ये जो नॉन फिलामेंटस होती है, क्योंकि मैंने तुमसे, अगर तुमने मेरे से प्लांट किंगडम पढ़ा है तो मैंने बोला भी था कि फिलामेंटस होती हैं जितनी भी अलगी हैं। अब आधे तो ये बोल रहे होंगे कि आगे लगे जो फिलामेंटस नॉन फिलामेंटस है क्या सर? फिलामेंट, वो बल्ब का फिलामेंट लगाएंगे क्या? नहीं नहीं, मैं बताऊंगा। फिलामेंटस मतलब ऐसे समझो समूह में नहीं रहती। अच्छा, गुच्छे नहीं बनते इसके, गुच्छा सिंपल। नॉन फिलामेंटस होती है। और क्या होती है? जो ईस्ट होती है ना वो यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल होगी, हाँ यूनिसेलुलर होती है। अच्छा ठीक है सर, मान लिया यूनिसेलुलर होती है। ये मानना नहीं है, याद रखना है। नहीं कोई कह दे मान लिया तो मान लिया, तो याद रखने वाली चीज़ है कि ईस्ट जो है वो नॉन फिलामेंटस होती है और यूनिसेलुलर होती है। और कहाँ इस्तेमाल की जाती है सबसे ज़्यादा? दारू और ब्रेड बनाने में। अच्छा, एल्कोहल। अच्छा, तुम लोग जो दारू पीते हो वो C2H5OH होता है, इथेनॉल या मिथेनॉल? चीकू याद रखना, इथेनॉल होता है। मिथेनॉल जहरीली दारू होती है। अच्छा, तुम लोग समाचार में देखते होगे न्यूज़ में कि 10 लोगों ने जहरीली दारू पी और वो मतलब निपट गए, तो वो जहरीली दारू मिथेनॉल होती है। और मैंने तुम्हें कभी जब अगर बायोमोलिक्यूल में से पढ़ा है तो मैंने बताया भी था डाइजेशन वाले वीडियो में कि ग्लूकोज और दारू डायरेक्ट पेट से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसको डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जैसे ये मतलब किसी ने पी तो वो फिर अरे ग्लूकोज को तो अपन बोलते भी इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये जल्दी एब्जॉर्ब होता है, समझ रहा? डायरेक्ट पेट से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है ग्लूकोज। और ऐसे ही कौन है? एल्कोहल। अच्छा ठीक सर, समझ गए, थोड़ा थोड़ा, ठीक, थोड़े थोड़े में काम हो जाएगा। चलो, अब मैं तुम्हारे ऊपर सवाल फेंकता हूँ नीट का कि भाई साहब हु आर फिलामेंटस? सर हमको क्या मालूम हु आर फिलामेंटस, हम खुद ही सर फिलामेंटस नहीं है। तो भैया इसको याद रखना, इसलिए बोल रहे हैं हु आर फिलामेंटस, नहीं कोई वो फिल्म नहीं है कि हु आर यू। अच्छा, कोई सेंस है इस बात की? अच्छा फिलामेंटस, तो हु आर फिलामेंटस इसमें याद रखना, जितनी भी अपन ने एल्गी पढ़ी थी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये सबरी कैसी होती हैं? फिलामेंटस। अच्छा, और जितनी भी फंगस है, फंगई है, वो भी कैसी होती है? फिलामेंटस। एक्सेप्ट क्या याद रखना है चीकू? ये नॉन फिलामेंटस वाली ईस्ट। अच्छा, और क्या याद रखना भाई साहब? और जो प्रोटोनीमा, तुमने प्रोटोनीमा देखा था, ये क्या होता है सर? कोई का फिल्म का नाम है? नहीं बे, प्रोटोनीमा वो बडिंग इन प्रोटोनीमा मॉस में देखा होगा, मर्चेंटिया और मॉस, प्लांट किंगडम में डला है ब्रायोफाइट वाले वीडियो में। मर्चेंटिया और मॉस में क्या बनता था? प्रोटोनीमा, सेकेंडरी बडिंग। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, बडिंग इन प्रोटोनीमा। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हाँ, तो ये कैसे होते हैं चीकू? फिलामेंटस होते हैं। अच्छा, फिलामेंटस होते हैं। और साथ में एक चीज़ और याद रख लेना कि ये जो है मल्टी सेलुलर भी होते हैं। अच्छा, अब मेरे को तुमसे चलते फिरते कोई ने सवाल पूछ दिया कि बताओ भाई साहब ऐसी कौन सी फंगस है जो यूनिसेलुलर होती है, तो तुम्हें आंसर आना चाहिए ईस्ट, और ईस्ट के उपयोग भी आने चाहिए, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। हाँ, ईस्ट का नाम। अब जितनी भी फंगस है ना, एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे, जो फंगस है ना, जितनी भी फंगई हैं वो कैसी हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब कि सर हम समझे नहीं, अरे यार सेल के समूह, गुच्छे से बनी हुई होंगी। एक्सेप्ट किसका याद रखना है? ईस्ट। एक्सेप्ट ईस्ट कैसी होती है चीकू? यूनिसेलुलर। देखो ये सवाल बनते हैं स्टेटमेंट वाइज, तो इनको अलग लिख दिया। ठीक, अब अपन आते हैं किस पे? मैंने क्या बोला था, किसी भी किंगडम को पढ़ो, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, तो अपन को क्या क्या पढ़ना है? हैबिटेट, कि वो मिलते कहाँ पे, फिर हमें उनका स्ट्रक्चर देखना है, फिर सेल की डिटेल देखनी है, फिर हमें उनका रिप्रोडक्शन का मोड देखना है कि ये सेक्सुअल है या सेक्सुअल है। ये चीज़ अगर करोगे तो एनिमल किंगडम में भी काम में आएगी, इसलिए तुम्हें मैं बस सिखा रहा हूँ वो चीज़। ठीक, चलो, तो अपन अभी फंगस में घूम रहे हैं। ठीक, अब फंगई का हैबिटेट, जैसे मान लो तुम्हारी मुंडी सेट की, तो हमने बोला कि आओ चलो गुरु देखें कि फंगई कहाँ मिलती है। हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि फंगस हर जगह मिलती है, लेकिन भाई साहब रेफ्रिजरेटर वगैरह में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हार्श कंडीशन में नहीं मिलती। ठीक, तो हम ढूंढने चले गए। ठीक, बरसात आजकल हो ही रही है, हम घूमने चले गए, देखें कि भाई फंगस कहाँ मिल रही है। तो देखो फंगस जो है ना हमें वार्म और ह्यूमिड रीजन में मिलती है। अब देखो सबसे बढ़िया तरीका, कभी कभी वो यही पूछ देता है कि हैबिटेट बताओ सही है या नहीं है, इनकरेक्ट, मतलब बोल देगा तुमसे, मैं बताऊंगा भी क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट हैबिटेट ऑफ फंगस, ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे देगा। तो भाई साहब तुम्हें दांत खाद खुजली का पता है? ये क्या होता है सर? अरे ये ऐसे नहीं, दांत खाद खुजली। हाँ, तो वार्म एंड ह्यूमिड, वो पोजीशन वार्म भी होती है जहाँ पे वो होता है, जहाँ पे वो होती है फंगस, और वो ह्यूमिड भी होता है, गर्मी भी निकलती है बॉडी से। तो ऐसी जगह पे कहाँ मिलती है फंगस? अब बड़ा हरामी हो बेटा। अब याद हो गया ये जीवन भर के लिए कि वार्म और ह्यूमिड, और नहीं हुआ याद तो हम भाई साहब याद करा देंगे तुम्हें। ठीक, वार्म एंड ह्यूमिड, तो वार्म एंड ह्यूमिड रीजन में कौन ग्रो हो जाती है? किसकी ग्रोथ हो जाती है? फंगस की। ठीक, अच्छा, तो एनसीईआरटी बहुत प्यार से लिखा है इसको कि नॉट ग्रोन इन रेफ्रिजरेटर। काहे भैया, जब तुमने पहले लिखा था फाउंड एवरीवेयर, फिर क्यों लिखा फाउंड नॉट ग्रोन इन रेफ्रिजरेटर? इसीलिए तो बोलता है एनसीईआरटी को समझो। चलो ठीक है, नॉट ग्रोन इन रेफ्रिजरेटर। ठीक, अब अपन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की।
स्ट्रक्चर बोले तो कि देखने में कैसी होगी, सर्वगुण संपन्न है कि नहीं है सर। आज रात का सीन बना ले। फालतू बातें नहीं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब स्ट्रक्चर को पता थोड़ा ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पे अभी अपन जैसे जैसे आगे चलेंगे ना, फाइकोमाइस्टीज, बेसिडोमाइस्टीज, डिटेरोमाइस्टीज, इन सब बवाल चीज़ों को देखेंगे, इसी के बेसिस पे मैं डिवाइड करूंगा। अच्छा, हमको सिखाओगे? हाँ, देखो देखो क्या होता है ना, मैंने अभी आपसे बोला था कि फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस मतलब कि क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे हाइफे, सही क्या होते हैं हाइफे? अरे मतलब जो फिलामेंट फंगई की जो बेसिक यूनिट है उसको अपन बोलते हैं हाइफे, ठीक है। ये क्या है, बहुत सारे हाइफे। अच्छा, ये गाली नहीं दे रहा भैया मैं, नहीं कोई हो कि अंग्रेजी में गाली दे रहा, नहीं, इसको बोलते हैं हाइफे, ठीक है। अब ये फिलामेंटस थ्रेड लाइक होता है, तो मैं फोटो में दिखा देंगे ऐसे फिलामेंटस थ्रेड लाइक, पानी में जब दिखेगा ना तो फिलामेंट के टाइप में दिखता है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक। अच्छा, एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक, फिलामेंटस थ्रेड लाइक। अब होता क्या ना, जब बहुत सारे ये हाइफे बने हुए, बहुत सारे हाइफे एक साथ आ जाते हैं और कॉलोनी बना लेते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं माइसीलियम। तो देखो कॉन्सेप्ट समझो कि क्या था, हाइफे जी घूम रहे थे, कौन हाइफे? फिलामेंटस रोड लाइक जो थ्रेड लाइक जो थे, हाँ फिलामेंटस घूम रहे थे हाइफे। जब बहुत सारे हाइफे एक साथ आए और इनने कॉलोनी बना ली, तो इनने क्या बनाया, माइसीलियम। अच्छा, हम लोग ये साथ रहने लगे, तभी तो बोलना चीकू मल्टी सेलुलर, इतनी देर से और क्या कह रहा हूँ। लेकिन एक है यूनिसेलुलर, कौन? ईस्ट, जो दारू बनाने के काम में आती है। कौन सी ईस्ट? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ठीक। अब माइसीलियम पे क्या होता है ना, थोड़ा सा मैं आगे लेके चल रहा हूँ। ये माइसीलियम जो है बन गया, चलो माइसीलियम। अब माइसीलियम पे क्या होगा ना, ये अपना माइसीलियम, इस पे बन जाएगी फ्रूटिंग बॉडी। ये क्या होता है फ्रूटिंग बॉडी? अरे ऐसी बॉडी जिसपे स्पोर बने मतलब कि आगे प्रोजेनी बनाने की। अरे भाई साहब, रिप्रोडक्शन जरूरी है ना जीवन के लिए। हाँ सर, ये बात तो सही है। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें स्पोर बनेंगे। अच्छा, इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ये मैं खैर तुम्हें आगे दिखाऊंगा भी, परेशान मत हो। फ्रूटिंग बॉडी तो क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था सर, ये बहुत सारे फिलामेंट थे, हाउ इनने बोला कि अपन एक साथ रहते हैं, क्योंकि आजकल वो लिविंग वाला रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा है ना। तो इसमें क्या हुआ, ये एक साथ आए और बना दिया माइसीलियम। और माइसीलियम पे फिर क्या बनेगी, फ्रूटिंग बॉडी। अब वो कैसे बनेगी, क्या होगा, वो हम बताएंगे तुम्हें, सब्र करो अभी, समझ लो, ठीक। अब चीको, तो मेरी एक चीज़ और सुनो, दो तरीके के हाइफे होते हैं। ये जो हाइफे बनाए थे ना, दो तरीके के, इसको मैं थोड़ा और जूम कर दिया। अच्छा, जूम किसकी फोटो जूम कर दो? अरे ये हाइफे की, और किसी की नहीं, ठीक। तो अब ये जो हाइफे होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के मतलब कुछ होते हैं एसेप्टेड हाइफे और कुछ होते हैं सेप्टेड हाइफे। ये क्या है बवाल सर? अरे देखो, ये ऐसा घर है जिसमें कमरे नहीं हैं। अच्छा, जिसमें कमरे, तो सब लोग क्या, जितने भी न्यूक्लियस हैं वो एक ही सिंक्रोनाइज वे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, मतलब एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। और ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक या फिर सिंसाइटियम। तुमने पढ़ा होगा हाँ। तो एसेप्टेड हाइफे मतलब कि सेप्टास नहीं है बीच में। ये यहाँ पे तुम्हें सेप्टा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अब इसको देखोगे तो ये देखो बीच में सेप्टा दिख रहा है और न्यूक्लियस क्या है, अलग अलग है। अच्छा, अब हम समझ गए, ठीक है। मतलब सेप्टेड और एसेप्टेड, इनको याद रखना चीकू। क्यों? क्योंकि अभी आगे जब क्लासिफिकेशन कराऊंगा तो इन्हीं के बेसिस पे कराऊंगा, नहीं तो वहाँ पे मूंगफली खिलाओ मूंगफली खिलाओ मतलब मूड के जाओ कि यार ये एसेप्टेड है, एसेप्टेड क्या होता है ये। तो एसेप्टेड मतलब बीच में दीवार नहीं है, तो यार इसमें रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि बीच में कोई रोक टोक नहीं है ना, इसमें बीच में रोक टोक ज़्यादा है। अच्छा, तो मजाक सेट के, मैं थोड़ी मस्ती करना जरूरी है, समझ रहे हो। तो एसेप्टेड हाइफे, एसेप्टेड हाइफे को और क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक, ठीक है। सिनोसिटिक मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है ना चीकू। फिर सेप्टेड हाइफे को और क्या बोलते हैं, ब्रांच हाइफे। इनमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है। तो भाई साहब, जितनी भी फंगस है, मल्टीसेलुलर होती है, हाउसर होती है, फिलामेंटस होती है, लेकिन चीकू एक है ईस्ट को छोड़ देना। ईस्ट कैसी होती है, नॉन फिलामेंटस और यूनिसेलुलर। तो अभी मैं से बेस बना रहा हूँ, अभी तो रुको, तो सब्र करो, अब आओ अगले पेज पे। तो अब भैया अपन शुरू करते हैं इसके सेल के डिटेल की। देखो धीरे धीरे अपन चलना है, पहले हैबिटेट देख लिया, हाउसर देख लिया, फिर उसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब थोड़ा सा सेल के और अंदर चलते हैं, सेल के थोड़ा धीरे धीरे अंदर चलोगे ना, तुम समझ ही नहीं रहे बात को। चलो तो सेल डिटेल की बात करें। इसके पास पिगमेंट कौन सा होता है, कैरोटिनॉइड। ई का होता है कैरोटिनॉइड? अरे चीकू, लाल कलर का कोई कलर होता है, समझो क्या, पिगमेंट, जिससे क्या इसको कलर बियरिंग होता है। क्या इसके पास क्लोरोफिल होती है? नहीं होती। तो मतलब ये हेटरोट्रोफिक होगी या ऑटोट्रोफिक? हेटरोट्रोफिक, क्योंकि भाई साहब क्लोरोफिल ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है। कौन सी रिलेशनशिप में रहती है? सिम्बायोटिक। अच्छा, जिसमें दोनों का फायदा हो जाता है, समझ लो, प्यार हो जाता है, व्यापार हो जाता है, वैसे ही वाला, ठीक। उसको एसोसिएशन को अपन लोग क्या बोलते हैं, लाइकन या लिचन, जो भी कह दो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो कह दो, लेकिन कोई लेसन मत कह देना भाई साहब, लिचन या लाइकन, ठीक। फिर स्टोरेज, किसका स्टोरेज करती है? ग्लाइकोजन का। यहाँ भाई साहब इस बार देखो सवाल क्या पूछा था नीट 2022 में कि इसकी सेल वॉल किसकी बनी रहती है? काइटिन। अच्छा, कुछ चितिन बोलता हूँ, है ना, हाँ, मेरे जैसा भी होगा ना कोई चितिन, काइटिन नहीं तो चितिन, ठीक। तो इसका सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन की। और स्टोरेज क्या होता है? ग्लाइकोजन का। इनको याद रख लेना, ठीक। अब मेरी बात समझ, सेल डिटेल हो गया। अब बात आती है न्यूट्रिशन की। देखो अब वो खाना कैसे खाएगी, तो एनसीईआरटी में जो लिखा ना, एनसीईआरटी में लिखा मोस्ट कॉमन। अब तुम्हें यही पता, अब सवाल क्या पूछेगा मैं बता दे रहा, वो स्टेटमेंट लिख देगा और बोलेगा डिड फंगई शो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एनसीईआरटी में लिखा मोस्ट कॉमन, मतलब कि जितनी भी, जैसे 100 फंगस हैं, 100 फंगस हैं, तो उसमें से 90 फंगस कैसी होंगी? सेप्रोफिटिक होंगी।
अब कुछ कुछ होंगे कि जी सेप्रोफिटिक का मतलब तो बताओ, तुमने तो कह दी सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मतलब कि ऐसा, मतलब देखो 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 समझो, ये मान लो किसी फंगस है, हाउ सर, ये जो बादल जैसी फंगस बनाई सर, कार तुम भी, अरे सुनो तो सही, फंगस है ठीक। इसमें क्या होगा, बाहर कोई भी फूड पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो फूड है मतलब कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होगा या कंपाउंड होगा, कोई भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो, उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल सिंपल डिफ्यूजिबल ऑर्गेनिक कंपाउंड में तोड़ देना बॉडी के बाहर, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सर हमको कुछ समझ में नहीं आया, जो भी कहना हिंदी में कहो। तो सुनो, इसमें क्या होता है, ये फंगस है, इसने क्या किया, एंजाइम को रिलीज़ किया, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। ये बार बार बोल रहा हूँ, आउटसाइड द बॉडी रिलीज़ करती है। अच्छा, एंजाइम रिलीज़ किया आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। इसने मान लो ये एंजाइम को रिलीज़ किया बाहर, आउटसाइड द बॉडी। बाहर जो फूड पड़ा था उसको सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ताकि वो एब्जॉर्ब, मतलब ये ऐसे समझो, ये बहुत बड़ा एक वो है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स है, उसको बाहर एंजाइम की मदद से तोड़ दिया सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये मोस्ट कॉमन है। मतलब जितनी भी मैक्सिमम फंगस हैं वो कैसी दिखाती हैं, सेप्रोफिटिक दिखाती हैं। अच्छा, अब कुछ और भी होती हैं, कुछ होती हैं सिम्बायोटिक वाली, कुछ होती हैं पैरासिटिक वाली। अच्छा, अब देखो सिम्बायोटिक में तुम्हें बता ही चुका हूँ, लाइकन या लिचन, जो भी कह दो, ये का होता है लाइचन लिचन, इसमें कुछ नहीं। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है अपनी एल्गी और एक होती है अपनी फंगस, ठीक है। एक होती है एल्गी, एक होती है फंगई। अब एल्गी में क्या करती है चीकू, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस काय करेगी सर एल्गी, अरे उसके पास क्लोरोफिल है, हाँ। और फंगस क्या करती है, ये मिनरल को एब्जॉर्ब करा के देती जाती है। अब भैया तुमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है तो था सर, हमने बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन वीडियो डले हुए हैं साइकिल्स पे। तो उसमें क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस में कितने सारे मिनरल्स की आवश्यकता होती है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में चाहिए तुम्हें मैग्नीशियम क्लोरीन, ये सब याद रखना है, ठीक है। तो एल्गी और फंगई, फंगई क्या करेगी, मिनरल को एब्जॉर्ब कर करके देती जाएगी, और इनका सिम्बायोटिक प्रेम हो जाएगा, एसोसिएशन, ठीक, दोनों की हाँ हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, लाइकन, ठीक, लाइकन बन गया। अब एक तुम लोग पढ़ोगे क्लास 12th में माइकोराइजा। अच्छा, अब जो भैया जो पहले पढ़ चुके हैं उनको तो पता ही होगा कि माइकोराइजा क्या होता है। माइकोराइजा फंगल एसोसिएशन होता है विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। लिख लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो भाई देखो, अपन सिम्बायोटिक पे थे, लाइकन अपन ने देख लिया था, अब बात आ रही थी माइकोराइजा की। इनको भूलना मत, क्योंकि देखो मैं तुमसे बार बार बोल रहा हूँ, सवाल तुम्हें यही मिलेंगे जो मैं बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर लगा के देख लेना, फिर पहले चैप्टर हो जान दो फिर लगाना, ठीक। चल, अब माइकोराइजा में क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, फंगल एसोसिएशन हो जाता है। अच्छा, विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अच्छा, अब तुम्हें पता सवाल में क्या मिलेगा कि जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में फोस्फोरस को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन बैठा रहता है, माइकोराइजा। सिंपल सी बात है कि नहीं, अच्छा, यही पूछेगा सवाल, ठीक। अब देखो होता क्या है ना, फंगस की स्पीशीज़ होती हैं। अच्छा, और उसमें कौन सी जीनस वाली, ग्लोमस स्पीशीज़, जो ग्लोमस जीनस वाली स्पीशीज़ हैं वो क्या बैठी रहती हैं, वो बैठी रहती हैं किसमें, हाई, मतलब रूट्स में ऑफ हायर प्लांट्स, और वहाँ से क्या करेंगी, फोस्फोरस को एब्जॉर्ब करेंगी। अच्छा, अब कोई सोच रहा होगा फोस्फोरस को क्यों एब्जॉर्ब करना है, बाबू तुमने वो पढ़ा प्लांट फिजियो में, मिनरल न्यूट्रिशन, नहीं तो फिर वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि फोस्फोरस की कितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्रोटीन बनवाना, पेप्टाइड बॉन्ड बनवाना, सब चीज़ों में आवश्यकता पड़ती है फोस्फोरस की। खैर उसको भी अपन डालेंगे। चलो, अब एक तो अपन ने क्या देख लिया था, ये न्यूट्रिशन की अपन बात कर रहे थे, सिम्बायोटिक हो गया था, सेप्रोफिटिक हो गया था, अब बचता है पैरासिटिक। वैसे ही पैरासिटिक मतलब कुछ नहीं, अरे जैसे वो जुए नहीं लग जाते, हाँ, वो भी क्या है, पैरासिटिक ही है। तो कुछ फंगस भी ऐसी होती हैं जो कैसी होती हैं, पैरासिटिक। अच्छा, तो एनसीईआरटी ने इसमें कुछ नहीं लिखा, उसने ऐसा लिख दिया एनसीईआरटी ने कि मेनी फंगई जो हैं वो पैरासिटिक होती हैं। अच्छा, आर पैरासिटिक ऑन प्लांट एंड एनिमल। अच्छा, हाँ, वो तो सही भी बात है भाई साहब, दांत खाद खुजली एक हो गया, एनिमल्स में दांत खाद खुजली हो गई। अब मतलब तुम लोग जब डॉक्टर बोलोगे ना, मज़ा होता है क्योंकि जब पेशेंट्स आते हैं ना, इसके दांत खाद खुजली है, बहुत मज़ा आती है। अब वो क्योंकि देख पेशेंट बोल तो सकता नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है कि हमें वो हो गई फिर समझ रहा हो। और फिर डॉक्टर भी अगर जैसे कोई मस्ती वाला है तो वो भी बोल देता है, अच्छा तुम्हें दांत खाद खुजली है। तो अब पूरा जितना भी मतलब पेशेंट बैठे रहते हैं सब वो इन्हें दांत खाद खुजली, समझ, मज़ा बहुत आती है। खैर चलो, पैरासिटिक में याद रखना, मेनी फंगई या पैरासिटिक ऑन प्लांट एंड एनिमल। तो चलो अब अपन आते हैं किस पे, रिप्रोडक्शन पे। अभी अपन फंगस में घुसे नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें सेल का एग्रीगेशन ही बता रहा हूँ इतनी देर से, अभी तो फंगस स्टार्ट हुई भी नहीं है, ये समझो। बस ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें बाद में जब मैं फाइकोमाइस्टीज, बेसिडोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज बढ़ाऊँ तो वो थोड़ा सिंपल वे में तुम उसको समझो, एब्जॉर्ब कर लो। अच्छा, अब सुनो, फिर इसको लेकिन देख लेना नहीं कोई बोले हम तो डायरेक्ट भाई मिलेंगे, अरे चीकू यहाँ से कि सिंपल हो जाएगा वो, जाके आगे की जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें वो सिंपल हो जाएंगी। तो सुनते जाओ बस, तुम तो कान में लगाओ, सुनते जाओ, और लिख रहे हो तो लिख भी लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक। एनसीईआरटी की एक लाइन है। चलो अब अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन भाई साहब वही एसेक्सुअल, सेक्सुअल, यही सब रिप्रोडक्शन होता है। अब देख, सबसे पहला कौन सा, वेजिटेटिव। अच्छा, वेजिटेटिव तो तुमने पढ़ा ही होता कि भाई साहब एक तो हमें कुछ भी मिल जाए जिससे हम पूरा ऑर्गेनिज्म बना दें, हाँ, यही होता है वेजिटेटिव में। अब इसमें होगा क्या, वेजिटेटिव में कौन कौन से मोड से वो बता सकता है, फ्रेगमेंटेशन करके दिखा सकता है, फिजन और बडिंग, ये 3 मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के।
वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के। फ्रेगमेंट मतलब वो एक से टूट के फ्रेगमेंट में बन जाए, हाँ सर समझ रहे हैं, फ्रेगमेंट से टूट के पूरा बॉडी बन जाए। फिजन में 1 से 2 हो जाए, अमीबा दिखाती है, बडिंग हाइड्रा दिखा देगा। अच्छा वो ऐसी चुट्टू समझ आ रहा हो ना, फोटो डाल देंगे, ठीक। अब ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आता है। ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अभी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जितनी मुंडी हिलानी हिला लेना, जैसे क्लास में हिलाते हो, हाँ तो वैसे ही बस सुनते जाना, क्योंकि ये चीज़ मैं आगे और इसको एनहांस करूंगा, तो अभी बस सुन लो। ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, स्पोर बनते हैं। अच्छा स्पोर बनते हैं बाय प्रॉपर डिवीजन। अच्छा अब स्पोर जो बनेंगे ना उन पर भी बहुत मजेदार क्वेश्चन आते हैं, दिखाऊंगा तुम्हें। तो स्पोर फॉर्म बाय प्रॉपर डिवीजन। अब 3 तरीके के स्पोर बनते हैं ए सेक्शुअल वाले, कौन कौन से, कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। अब बच्चा बोलेगा हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हम तुम थोड़ा सा सब्र करो, अगले वीडियो तक वो पूरी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एस्कोमाइस्टीज कैसा बनाती है स्पोर, बेसिडोमाइस्टीज कैसे एसेक्सुअल स्पोर बनाती है, तो बस थोड़ा सा सब्र करो, ठीक। कॉनिडिया, बस इन्हें नाम याद रखना, कॉनिडिया, जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर कैसे बनते हैं इन डिटेल मस्ती के साथ मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक। अब ये पढ़ाने की जरूरत है ही नहीं, इसमें तो ज़रा मास्टर करके बैठे हैं। मास्टर जैसे वो है ना, मैं तो मास्टर हूँ मास्टर, तो चीकू लेकिन ये पता तुम लोग मास्टरी करके बैठो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। बड़ा हरामी हो बेटा। ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो सुन लो, ठीक। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंगस में अपन देखते हैं ना, तो प्रॉपर गैमीट फॉर्म होता है। अब एनसीईआरटी बहुत प्यारी लिखती है एक चीज़ कि प्रॉपर मतलब कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जाइगोट भी फॉर्म होता है, गैमीट भी फॉर्म होते हैं, इसलिए एनसीईआरटी इसको लिख देती जाइगोस्पोर। तो ये चीज़ याद रख लेना भाई साहब, वो बोलेगा कि जाइगोस्पोर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगई या एल्गी, तो याद रखना जाइगोस्पोर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगस। अब पता है एक चीज़ और सुनो, मैंने कल भी बोली थी कि एक ऐसी फंगस का नाम बताओ जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, सेक्सुअल साइकिल ही नहीं होती, तो वो कौन सी है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। अच्छा अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें, उसको बोलते हैं फंगई इम्परफेक्टाई, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता। अच्छा तो भाई अब अपन आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, जो मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि बहुत सारे हाइफे मिलते थे जिससे माइसीलियम बन जाता था। अब सुनो वो थोड़ा सा क्या मजा आ रही है, अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कुछ नहीं, स्पोर के थ्रू होएगा। कैसे होएगा, बहुत सारे माइसीलियम मतलब हाइफे होंगे, वो मिलके क्या बनाएंगे, माइसीलियम। अब ये मान लो ये कैसा है, हैप्लॉइड है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैप्लॉइड में चलेगी ना, माइटोसिस, हाँ, और मियोसिस किस में चलती है, डिप्लॉइड में। अच्छा तो एक चीज़ और तुम्हें मैं आगे की लिंक कर रहा हूँ, अगर माइसीलियम डिप्लॉइड है, उसमें मियोसिस हो रही है, तो जो स्पोर बनेंगे वो कहलाएंगे सेक्सुअल स्पोर। सर हमको समझ नहीं आ रहा, देखो हम गरीब आदमी, ऐसी बात नहीं है ना, आगे तुम्हें दिख जाएगा वो चीज़, ठीक। चलो अब ये माइसीलियम हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड माइसीलियम डेवलप फ्रूटिंग बॉडी। अच्छा ये मैंने जो वहाँ पहले भी बताया था, फ्रूटिंग बॉडी बन गई। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी बनी है ना, इसी पे क्या बन जाएंगे, स्पोर, और स्पोर फिर वही हवा चलेगी, हवा के बहाव में निकल जाएंगे स्पोर, और फिर आगे बॉडी मतलब आगे क्या बनाएंगे, पूरी फंगई बनाएंगे, प्लांट। अच्छा तो ये होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर, मतलब स्पोर जो बनना है वो एसेक्सुअल है, क्यों, क्योंकि वो हैप्लॉइड है। अच्छा अब तुम्हें और चीज़ और समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से भाई साहब सवाल पूछता है टाइप्स ऑफ स्पोर से, और एनसीईआरटी में भी इसको बहुत प्यारे तरीके से लिखा है। 2 तरीके के स्पोर होते हैं, एंडोजीनस और एक्सोजीनस। ऐसे स्पोर जिसके बाहर कवरिंग प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं एंडोजीनस, मतलब सब समझ रहे, स्पोर ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये माइसीलियम है, इसके ऊपर क्या बने, स्पोर। अगर स्पोर के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट है तो वो एंडोजीनस स्पोर कहलाते हैं। कहो हाँ, सिंपल सी बात है ना, ठीक। अगर स्पोर के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट नहीं है तो वो एक्सोजीनस है। अरे सिंपल है ना, कवर नहीं है, एक्सोजीनस। अब मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जब मैं क्लासिफिकेशन करूंगा फंगस का, फाइकोमाइस्टीज, बेसिडोमाइस्टीज, इनके ही बेसिस पे करूंगा कि किस में दिखता है स्पोर, किस में नहीं दिखता। अच्छा किस में आंखों से देख सकते हो, किस में नहीं देख सकते, किस में कवर प्रेजेंट है, किस में नहीं है, ये चीज़ तुम्हें आगे पता चलेगी। और भैया यहाँ से दूसरा सवाल नीट का, मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर। ये कहो सर ऐसे स्पोर जिनमें मोटिलिटी है, अच्छा मतलब जिनके गेमेट्स मोटाइल हैं, जैसे स्पर्म है, मोटिलिटी होती है ना फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में, मतलब जैसे फीमेल की यूनिवर्स में जाती है मोटिलिटी बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें कैपेसिटेशन हो जाता है। ये कहाँ पढ़ेंगे सर हम, क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये नीट का सवाल है कि कैपेसिटेशन कहाँ होता है, फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में, याद रखना, ठीक। तो मोटाइल और नॉन मोटाइल, जितने भी मोटाइल स्पोर होते हैं ना उनको बोला जाता है जाइगोस्पोर, ये तुम्हें याद रखना है। सॉरी जूस्पोर, ये तुम्हें याद रखना है, जूस्पोर मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों मोटाइल होंगे। अच्छा और जो नॉन मोटाइल होते हैं उनको बोलते हैं एप्लेनोस्पोर। अच्छा इसमें क्या होगा, मोटिलिटी नहीं होगी गेमेट्स के पास या फिर स्पोर के पास। अच्छा ये तुम्हें हर जगह मिलेगा, तुम्हें प्लांट किंगडम पढ़ा होगा ना, वहाँ पे भी मैंने बताया होगा कि जू स्पोर मतलब मोटाइल और नॉन मोटाइल मतलब एप्लेनोस्पोर। अच्छा हाँ, अब वो मैं तुमसे बोला था ना कि वो माइटोसिस से बनेंगे तो अपन वो बोलेंगे एसेक्सुअल स्पोर, क्यों बोलेंगे अब समझो। अब भैया थोड़ी सी ध्यान से सुनना बात कि जो भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर हैं वो कैसे बनते हैं। देख जब मियोसिस होता है
मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल में होएगी कब? हाँ सर होता है मियोसिस डिप्लॉइड सेल में। कहाँ पढ़ोगे? सेल डिवीजन क्लास 11th, ठीक, सेल बायोलॉजी में तुम पढ़ोगे। मियोसिस हुआ, अब भैया डिप्लॉइड सेल थी एक सेल, इसमें क्या होगा? मियोसिस 1 और फिर मियोसिस 2, जैसे हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएगी कब? हाँ मतलब एक का डबल हो रहा है ना, मतलब 1 से 4 सेल्स बन रही हैं हाँ, जो कि हैप्लॉइड है और सी कंटेंट होगा इनमें डीएनए का। हाँ सर होंगी। अब जब जब सेक्सुअल स्पोर बनेंगे वो मियोसिस से बनेंगे, और ऐसे स्पोर को अपन क्या कह देते हैं? सेक्सुअल स्पोर कब? हाँ अब सर कैसे बनेंगे वो, उसके लिए तुम थोड़ा कल का इंतजार करो, क्योंकि मैं तुम्हें जब लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा कि फंगस की, तब तुम्हें पूरा क्लियर होगा। तो अभी बस सुनते जाओ कि ये क्या है, माइसीलियम है जो कि कैसा डिप्लॉइड है, फ्रूटिंग बॉडी बनी, फ्रूटिंग बॉडी भी कैसी है? डिप्लॉइड है। अब जब भी डिप्लॉइड होगी उसमें क्या होगा? मियोसिस, और मियोसिस से जो स्पोर बनेंगे उनको अपन क्या बोलेंगे चीकू? सेक्सुअल स्पोर। तुमसे यही सवाल पूछेगा, फिर तुम लोग प्रीवियस ईयर देखना, तुम्हें मिलेंगे सवाल खूब मज़ेदार तरीके से। फिर ए सेक्सुअल स्पोर किससे बनेंगे? माइटोसिस से। देखो ए सेक्सुअल स्पोर किससे बनेंगे? माइटोसिस से। ये हैप्लॉइड मतलब वो अपनी माइसीलियम, उस पर फ्रूटिंग बॉडी बनी, हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड से क्या बन गया? स्पोर। अब ये एक चीज़ और बताओ, ये एंडोजीनस है या एक्सोजीनस है? क्या मैंने कोई कवर बनाया है? नहीं बनाया, तो ये एक्सोजीनस है, सिंपल सी बात है। और ए सेक्सुअल स्पोर आर प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस। स्टेटमेंट मिलेंगी तुम्हें डायरेक्ट कि ए सेक्सुअल स्पोर किसके प्रोडक्ट होते हैं? माइटोसिस के या मियोसिस के। तो तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है, ठीक। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो मैंने बोला था कि भाई प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है एनसीईआरटी में। प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब गैमेट भी बनेंगे और जायगोट भी बनेंगे। पहले ही मैंने ये चीज़ बताई थी। अब कैसे होता है देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तुम लोग क्या पढ़ते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि सर वो ओवम फ्यूज विद स्पर्म एंड जेनेटिक मेकअप चेंज एंड सर हो गया सर बधाई हो। अरे वैसा नहीं है, प्लांट में 3 स्टेप्स होते हैं, मतलब हमारे में भी हमारे में 4 स्टेप्स होती हैं। जब आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे ना, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, अपने में एक और होती है एम्फीमिक्सिस। अच्छा ये क्या है सर? क्रोमोजोम का प्यार होना। अच्छा पेयरिंग होती है। अभी अपने में मियोसिस चलती पेयरिंग होती है। पेकाइटिन स्टेज में क्या होता था? क्रॉसिंग ओवर। कैसी बातें करते हैं, जिससे क्या आते थे? नए नए वेरिएशंस, रिकॉम्बिनेंट बनते थे। सर हम नहीं खेल रहे, तुम ये पढ़ा रहे हो या सेल डिवीजन में लेके जा रहे हो? मैं सुना, मेरा काम तो बताना, आप कोई रिलेट कर लेता तो अच्छी बात है। चलो 3 स्टेप्स होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्लाज्मोगेमी मतलब कि ये जो साइटोप्लाज्म है उनका मिलना। अच्छा ये मान लो मेल गैमीट है, ये मान लो फीमेल गैमीट है। हाउ सर? दोनों के बीच में वही मैंने रिप्रोडक्शन में तुम्हें बहुत प्यार तरीके से बताया। कभी भी जब रिप्रोडक्शन कराना है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, दूरियां कम करना है, नज़दीकियां बढ़ाना है। अच्छा अपने आप क्या हो जाएगा? प्रेम, मतलब वही रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो मेल और फीमेल गैमीट्स क्या हुए? फ्यूज़ हुए। अब एक स्टेज बनती है जिसको अपन बोलते हैं डायकैरियन स्टेज। ई का होता है, तुमसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि ऐसी कौन सी फंगस है जो डायकैरियोटिक स्टेज दिखाती है। अच्छा सर ये क्या होता है डायकैरियन स्टेज? ऐसी स्टेज जिसमें तुम्हें एक सेल में 2 न्यूक्लियस देखने को मिले। एक सेल में क्या दिख रहा है तुम्हें? 2 न्यूक्लियस दिख रहा है। ऐसी स्टेज को बोलते हैं डायकैरियन स्टेज। अच्छा कुछ फंगस इसको दिखाती हैं, कुछ फंगस नहीं दिखाती, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए बनता है डायकैरियन। फिर क्या होता है? कैरियोगेमी मतलब कि ये जो 2 न्यूक्लियस बने हैं ना, इनका फ्यूजन होना। अब जब भी न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है? जायगोट। सही बात है सर। तो हमें कुछ ऐसा सा दिख जाएगा, न्यूक्लियस बन गया, हाँ फ्यूज़ हो गया न्यूक्लियस और जायगोट बन गया। अब जायगोट में क्या होगी? मियोसिस। अच्छा मैं तुम्हें लाइफ साइकिल भी पढ़ा रहा हूँ, वैसे खैर कल तो मैं डायग्राम से बताऊंगा, अभी बस सुनते जाओ, क्योंकि ये मैं इसलिए बेस बना रहा हूँ ताकि कल तुम्हें मजा आए। अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो फिर वो आगे वाले में उतना आनंद नहीं आएगा जितना मैं देना चाहूँगा, ठीक। अब मियोसिस मतलब कि मियोसिस ऑकर टू फॉर्म क्या? स्पोर। अब मैंने तुमसे बोला था अगर मियोसिस से स्पोर बनना है तो इन स्पोर को क्या बोलेंगे? सेक्सुअल स्पोर। बस। और ऐसी कौन सी फंगस है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है? ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसीलिए उस फंगस को अपन लोग क्या बोलते हैं? फंगाई इम्परफेक्टाई। अच्छा उसमें सेक्स मतलब जीवन जी को है को रहे हो, फिर तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एब्सेंट हो गया उसमें। अब एक चीज़ मेरी और सुन लो, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर कोई देखेगा नहीं, गाली और देगा। तो एक चीज़ लास्ट में और सुनते जाओ, फिर अपन कल मिलते हैं पूरी चीज़ कंप्लीट करने के लिए। तो भैया ये लास्ट चीज़ और सुनते जाओ, रुक जाओ भैया, हम मान रहे हैं तुम्हें हमसे ज़्यादा जल्दी है, लेकिन सुन लो। क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। देखो क्लासिफिकेशन अपन लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थैलस। थैलस मतलब बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। फ्रूटिंग बॉडी कैसी है? फ्रूटिंग बॉडी याद आई? ए सेक्सुअल, ए सेक्सुअल, हाँ सर याद आ रही है। कवर है कि नहीं? एंडोजीनस है, एक्सोजीनस। फिर स्पोर के बेसिस पे। स्पोर के बेसिस पे कैसे कि भाई साहब उसमें सेक्सुअल स्पोर है या ए सेक्सुअल स्पोर है। इसलिए मैंने तुम्हें वो चीज़ पहले पढ़ाई थी। तुम बोलोगे कि जैसे लंबा वीडियो बना रहा, लंबा नहीं बना रहा, वो चीज़ तुम्हें कॉन्सेप्ट अब समझ में आएगा। अच्छा अब देख 2 तरीके की मतलब फंगस होती हैं क्लासिफिकेशन पे जब अपन देखते हैं। एक ऐसी फंगस जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखता, तो बार बार बोला ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? फंगाई इम्परफेक्टाई। अच्छा इम्परफेक्टाई, फंगाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं, कह दिया भाई साहब। और ऐसी फंगस जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है उसको अपन बोलते हैं ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जिसमें दिखता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। ऐसी कौन कौन सी होती हैं? 2 होती हैं, लोअर फंगाई और हायर फंगाई। अच्छा ये लोअर हायर मतलब क्या? जैसा सर इसको भी कैटेगरी में दिया? नहीं, अब मैंने तुम्हें शुरू में सबसे पहले बताया था ए सेप्टेड और सेप्टेड। ए सेप्टेड मतलब जिनमें क्या है? दीवारें नहीं हैं, हाउ। और सेप्टेड मतलब कि बाकायदा हर एक सेल में क्या है? डिवीजन है। अच्छा मतलब हर एक सेल का न्यूक्लियस अपने अपने सेल में है, सेप्टेड। अब ए सेप्टेड कौन सी होती है? फाइकोमाइसिटीज। तुमसे वो सवाल में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लोअर फंगाई।
कौन सी है? फाइकोमाइस्टीज। अच्छा, फाइकोमाइस्टीज को और क्या बोलते हैं? एल्गल फंगाई। अच्छा, क्योंकि ये एसोसिएशन में रहती है किसके साथ? फंगस के साथ, इसलिए एल्गल फंगाई बोलते हैं। अच्छा, और क्या फिर आती है एस्कोमाइसिटीज। अच्छा, ये होती है हायर फंगाई, क्यों? क्योंकि इसमें सेप्टेट होते हैं, सेप्टेट होती है और साथ साथ ब्रांच भी होती है। अच्छा, ब्रांचिंग भी देखने को मिलेगी, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को और क्या बोलते हैं? सेक फंजाई। ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ इनके कॉमन नेम, क्योंकि तुमसे वो डायरेक्ट एस्कोमाइसिटीज नहीं बोलेगा, वो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक फंजाई। तुम बोलोगे हमने यार ये क्या बवालेगा, सेक फंजाई क्या होता है? तो याद रखना एस्कोमाइसिटीज को और क्या बोलते हैं? सेक फंजाई। क्यों बोलते हैं तुम्हें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जब इनको मैं एक एक अलग लूंगा। ठीक, फिर अपन देखते हैं बेसिडोमाइसिटीज को। बेसिडोमाइसिटीज को बोलते हैं ब्रैकेट फंगाई। अच्छा, और ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं किसको? बेसिडोमाइसिटीज को। तो ये मैंने इसलिए इतना लंबा वीडियो बनाया है। अब एक चीज़ और सुनते जाओ, क्योंकि एग्जाम्पल में बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है, तो एग्जाम्पल और सुन लो। फिर अपन अगले वीडियो में जब मिलेंगे, जब मैं फाइकोमाइसिटीज को लूँगा, एस्कोमाइसिटीज को लूँगा, बेसिडो को लूँगा, और अगर टाइम बचा तो डिटेरो को भी ले लेंगे, तो तुम्हें एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। मैं बार बार बोला एग्जाम्पल याद करना, ट्रिक मत बनाना। ट्रिक बनाओगे तो वहाँ एग्जाम्पल में तुम्हें ट्रिक याद आएगी, पेपर में जब तुम पेपर दोगे तो ट्रिक याद आएगी, ना कि एग्जाम्पल याद आएंगे। बायो में ट्रिक मत बनाओ एग्जाम्पल्स की, और कुछ की बनाओ जिसकी मैं तुम्हें खुद ही दे दूंगा, जिसकी ट्रिक मतलब वैल्यूएबल होगी। अभी अपन इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं, फिर अपन टाटा बाय बाय बोलते हैं। ए भैया जी का है? अरे जी नहीं है, जी एग्जाम्पल्स हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ जैसे मैंने लिखे हैं एज इट इज़, या तो लिख लेना, नहीं तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा पूरे लेक्चर का, तो तुम्हें वहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन इनको याद कर लेना, बार बार बोल रहा हूँ। कैसे याद करना है? रोज मतलब एक बार सुबह लिखो, एक बार शाम में लिखो, अपने आप याद हो जाएंगे 7 दिन में अगर यही चीज़ करते गए। चलो, अब फाइकोमाइस्टीज को जो एनसीईआरटी में वही लिखे हैं मैंने, और इनके साथ में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी ताकि तुम्हें वो काम में आ जाए। चल सुनो, फाइकोमाइस्टीज मतलब कि वही एल्गल फंजाई। हाँ, जो सबसे पहले अपन ने देखी थी वो लोअर फंगाई आई थी। हाँ सर, याद आ गया, अभी पीछे अपन ने देखा था। अब देख, इसमें कौन कौन आता है? अल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकर, फाइटोप्थोरा। एनसीईआरटी में 4 दिए हैं। अब सुन मेरी बात, अल्ब्यूगो जो है ना वो ऊमाइसिटीज होती है। अब ये का बवाल है सर ऊमाइसिटीज? ऊमाइसिटीज मतलब सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाली, पैरासिटिक जो होती है। अच्छा, वो तुमने पढ़ा था न्यूट्रिशन अभी? हाँ 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 सर, वैसी। ठीक, और राइजोपस बोलते हैं ब्रेड माउल्ट, वो ब्रेड पे जो ग्रो हो जाती है। हाँ 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 सर, दिख गई। हाँ, दिख कहाँ गई सर, हमने देखी है। ठीक, फिर म्यूकर और फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा ऐसी फंगस है जो क्या कराती है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, डिसीज है ये। अच्छा, इन्हें भैया एज इट इज़ याद कर लेना तो तुम्हारे सवाल बन जाएंगे। अच्छा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। फिर एस्कोमाइस्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक फंजाई। अच्छा, इसमें कौन आता है? वो एंटीबायोटिक बनाने वाली। अच्छा, कौन सी एंटीबायोटिक बनाने वाली? मतलब पेनिसिलियम। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं? पेनिसिलियम। ठीक, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बनाने वाली। फिर तुमसे वो पता सवाल, भाई साहब एज इट इज तुम्हें मिलेगा, विच ऑफ द फंगस इज अ एडिबल फंगस। एडिबल मतलब खा सकते हैं जिसको अपन, तो याद रखना मोरल्स और ट्रफल्स ऐसी फंगई होती हैं जो एडिबल होती हैं। ठीक है, फिर ईस्ट जो दारू बनाने में काम में आती है, ब्रेड बनाने में काम में आती है, सेक्रोमाइसिस सर्वेसी। और ऐसी फंगस का नाम बताओ जो कि यूनिसेलुलर है, ईस्ट। तुम्हें पता समस्या क्या आएगी? मैं तुम्हें बोल मैं भाई हमने भी पढ़ी है जी चीज़ें। वो बोल देगा ईस्ट जो है यूनिसेलुलर है। ठीक है, वो कौन से ग्रुप की है? फाइको की है, बेसिडो की है, या ड्यूटेरो की है, एस्कोमाइसिस? वो बच्चा गलत कर देगा, इसलिए इनको एज इट इज़ लिख लेना। जितनी बार तुम लिख सकते हो एग्जाम्पल्स को रफ कॉपी में लिखते जाओ, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, हमने भी ऐसे ही करी थी क्योंकि। ठीक, तो एस्कोमाइसिस को क्या बोलते हैं? सेक फंजाई। और इसमें कौन आता है? ईस्ट, यूनिसेलुलर। बार बार बोलना एग्जाम्पल्स की ट्रिक मत बनाना, क्योंकि ट्रिक बनाओगे तो कोई पेपर में तुम्हें ट्रिक याद आएंगी कि भाई ट्रिक में मैंने क्या क्या बोला था, एग्जाम्पल से याद नहीं आ पाते तो टेंशन हो जाती है ना थोड़ी, समझ रहे हो अब, क्योंकि आगे भी इतनी सब लोग बैठे रहते हैं। चलो, फिर एस्परजिलस याद रखना। अच्छा, एस्परजिलस जो है ना ये फॉर्म करता है टॉक्सिन। अच्छा, किसी को टपकाना है तो ये खिला दो। अच्छा, इसको बोलते हैं अल्फा टॉक्सिन। अच्छा ठीक, ये किस में आता है? एस्कोमाइस्टीज में, क्योंकि देख सबसे ज़्यादा एग्जांपल पता है एस्कोमाइस्टीज का ही है, और सवाल भी वो यहीं से डालता है। अच्छा, फिर क्लेविकेप्स परप्यूरिया, इसका तो नाम सुना ही होगा यार तुमने, क्लास 12th में जितने बच्चे पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। क्लेविकेप्स परप्यूरिया फंगस है जो कि हेलुसिनोजन कराती है, LSD, इसको बोलते हैं लिसर्जिक एसिड डायथैलामीन। ई का सर का इंग्लिश में इतनी इंग्लिश, अरे नहीं ये क्या है ना, हेलुसिनोजन होती है, हेलुसिनोजन। ई का सर हेलुसिनोजन मतलब बल्ब, वो हेलोजन जैसा बल्ब जलेगा नहीं, हेलुसिनोजन मतलब कि तुमने धतूरा देखा है? हाँ सर, धतूरा चढ़ाया, धतूरे का नशा किया जाता है, भांग का नशा किया जाता है, तो भांग पीने के बाद आदमी क्या एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है, जीवन से उसे कोई लेना ही देना नहीं है। तो वैसी कौन है? क्लेविकेप्स, ये हेलुसिनोजन एजेंट कराती है। अच्छा, मतलब वो आदमी फिर अपनी धुन में रहता है। और फिर तुमसे बोलेगा कि ऐसी कौन सी फंगस है जिसको अपन लोग जेनेटिक्स की स्टडी में यूज़ करते हैं, तो याद रखना न्यूरोस्पोरा। भाई साहब जी बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल से याद करना, खुद ट्रिक मत बनाना। ठीक, फिर
अब बात आती है बेसिडोमाइस्टिस की। बेसिडोमाइस्टिस मतलब ब्रैकेट फंजाई। अच्छा, अभी तक अपन ने फाइकोमाइस्टिस देख लिया। फाइको में ही कितने 4 ही तो हैं यार, अल्ब्यूगो, म्यूकर, राइजोपस, फाइटोप्थोरा। ठीक, इनके डिसीज भी मैंने लिख दिए साथ में ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो, एक इकट्ठा पढ़ लो। फिर एस्कोमाइस्टिस में पेनिसिलियम देखा था, हाँ वो एंटीबायोटिक वाली। फिर मोरल ट्रफल्स देखे, एडिबल है जो खा सकते हैं अपन। और ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर है और नॉन फिलामेंटस है, क्योंकि मैंने बार बार बोला कि जितने भी फंगस हैं वो फिलामेंटस हैं और मल्टीसेलुलर हैं, एक्सेप्ट ईस्ट, दवा दारू वाली, हाँ दारू ब्रेड बनाने वाली। फिर एस्परजिलस अल्फा टॉक्सिन बना देती है। क्लेविकैप्स हेलुसिनोजन, भाई साहब मंत्र मुग्ध कर देगी आदमी को। मतलब वो कुछ होते हैं ना नशा करने के बाद, सुबह मान लो कुछ नहीं है, 10 रुपया नहीं है, रात में बोलते मोदी जी से बात करो होते हैं। अच्छा, फिर न्यूरोस्पोरा जो जेनेटिक्स की स्टडी में काम में आएगी। ठीक, अब बात आती है बेसिडोमाइस्टिस की। बेसिडोमाइस्टिस को चीकू और क्या बोलते हैं अपन, ब्रैकेट फंजाई। भले ही वीडियो लंबा हो गया लेकिन सुनते जाओ। ठीक, ब्रैकेट फंजाई। अब ब्रैकेट को मतलब सारे साहब वो ब्रैकेट लगा देंगे वो नहीं, सुनो तो सही। इसमें एग्जांपल याद रखना, अगेरिकस। वो बोलेगा कि अगेरिकस को अपन खा सकते हैं क्या? अरे खा सकते हैं, अगेरिकस मतलब मशरूम। अच्छा, और ये कैसा होता है, एडिबल होता है, इसको अपन खा सकते हैं। तो भाई साहब तुम्हें 3 एग्जांपल्स मिल गए जो कि तुमने मतलब ऐसी कौन कौन सी फंगस है जिसे तुम खा सकते हो, मोरस ट्रफल्स और एगेरिकस। ये कैसी है, एडिबल है। फिर उस्टिलैगो। अच्छा, उस्टिलैगो क्या कराता है, स्मट कराता है, ये डिसीज कराता है स्मट। अच्छा, और पक्सीनिया कराता है रस्ट। अच्छा, इसलिए इसको बोलते हैं रस्ट फंगस, इसको बोलते हैं स्मट फंगस। अच्छा, ये भाई साहब एज इट इज तुम्हें सवाल मिलेंगे। अच्छा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के साथ में डिसीज लिखे हैं। ठीक, फिर टोड स्टूल जो है ना वो टॉक्सिक होती है। टॉक्सिक वही निपटाने वाले काम जिससे अगर करना तो ये टोड स्टूल से तुम करा सकते हो। फिर एक होता है पफ बॉल, ये भाई साहब फंगस के नाम है, नहीं ये कहाँ की गेंद हो सर, हम तो बिक्की वाले से खेलते, बिक्की वाली बॉल से खेलते हैं क्रिकेट। ये पफ बॉल एग्जाम्पल है। फिर बर्ड नेस्ट फंजाई, इससे बहुत पहले AIPMT में सवाल पूछा था तो मैंने लिख दिया, लेकिन ठीक ये अगर इसको ना भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पफ बॉल। ये एग्जाम्पल किसके होगा, बेसिडोमाइस्टिस के। अब बात आती है ड्यूटेरोमाइसिटीज। मतलब अगर सवाल बनेगा ना तो यहाँ से बनने के चांसेस पूरे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता और फंगाई इम्परफेक्ट है, इसी को कहते हैं। अब इसके एग्जांपल ऐसे हैं कि तुम्हें याद हो ही जाएंगे। अच्छा, ना भी करोगे तो भी हो जाएंगे, अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ई कहो सर दाद खाद खुजली वाले। तो भैया बस इतना और सुनते चलो, डिट्रोमाइस्टिस में अल्टरनेरिया, कोलिट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। अब देख चीकू, अल्टरनेरिया क्या कराता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सर ये तो देखा सा लग रहा है, पोटैटो वाला कोई सा डिसीज। अरे फाइटोप्थोरा पड़ा था, ये कराता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये सब डिसीज होते हैं, नहीं कोई होगा जिक्का बवाल चल रहा, हमें ये बता, पोटैटो में डिसीज होता है। अच्छा, लेट ब्लाइट मतलब कि जब उसकी अर्ली स्टेज नहीं होती, मतलब यंग स्टेज नहीं है, बुढ़ापा वाली स्टेज है, तो उसको बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये मैं तुम्हें और जब इनको एक मतलब अगले वीडियो में जब फाइकोमेसिस पढ़ाऊंगा ना तो और डिटेल में बताऊंगा। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कराता है, फाइटोप्थोरा। और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कराता है अर्ली स्टेज में, अल्टरनेरिया। अच्छा, अल्टरनेरिया। फिर कोलिटोट्राइकम, ये रॉड रेट ऑफ शुगर केन कराता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। शुगर केन का जो गन्ना होता है ना, हाँ, उसमें रेड रॉड्स डलवा देता है। क्या होता है जी सर, दिखाएंगे भैया तुम्हें पूरा, जब डिट्रोमाइसिस पढ़ेंगे तो पूरा दिखाएंगे दिल से। फिर ट्राइकोडर्मा, दांत खाद खुजली। भाई साहब आधा जीवन तो इसी में बर्बाद हो गया किसी का, दांत खाद खुजली। अच्छा, तो ये क्या, ट्राइकोडर्मा। याद रखना भैया इन्हें, मैं बार बार बोल रहा हूँ एग्जाम्पल्स को एज इट इज़ याद कर लेना अगर हो सके तो, नहीं तो फिर भाई साहब देखो पढ़ना तुम्हें ही है, मस्ती से पढ़ो बस। अगले वीडियो में अपन मिलते हैं। खैर वीडियो तो खिंच गया लंबा, मैंने सोचा नहीं था, अगर मैं तो पहले सोचा था पूरी पढ़ा दूं फंगस, लेकिन वो तो फिर घंटों में जाता वीडियो, फिर वैसे ही गाली तो मैं पढ़नी ही है, लंबा वीडियो हो गया। तो अपन मिलते हैं फाइकोमाइस्टिस और एस्कोमाइस्टिस के साथ कल। जब तक मस्ती से पढ़ाई करो, दिल से पढ़ाई करो, बिना टेंशन के पढ़ो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।